हिंदुस्तान एक ऐसी पाक सरजमीन जिस पर पिछले हज़ारों सालों में कई महान लोगों ने राज किया और करोड़ों लोगों ने इस सरजमीन पर हुकूमत करने की कोशिश की, लेकिन अपनी उस ख्वाहिश के चलते वो सब मारे गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने बहुत लंबे अरसे तक इस सोने की चिड़िया को अपना बना कर रखा और इस पर हुकूमत की। उनमें से कुछ हुक्मरानों ने इस ज़मीन से प्यार किया तो कुछ ने सिर्फ इसके पैसे से। कुछ ने इस ज़मीन पर प्यार का बीज बोया तो कुछ ने इसमें अपनी लालच का बीज बोया। कुछ ने इस सरजमीन के लोगों को अपना बनाया तो कुछ लोगों ने इससे आने वाली दौलत को तरजीह दी। कुछ हुक्मरानों ने इस सरजमीन की और लोगों की तरक्की पर काम किया तो कुछ ने इस सोने की चिड़िया को अंदर से खोखला कर दिया। लेकिन इन सब हुक्मरानों में एक बात कॉमन थी कि उन सब ने तलवार के ज़ोर पर या लड़ाई के ज़ोर पर हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी। बट व्हाट इफ़ आई टेल यू कि हिंदुस्तान में एक ऐसा साम्राज्य भी था जिसने हिंदुस्तान को तलवार के ज़ोर पर नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों की मर्ज़ी से हासिल किया था। ये वो साम्राज्य था जिसने हिंदुस्तान के करोड़ों बेबस और लाचार लोगों को जुल्म सितम से बचाया, उनको गुलामी से आज़ादी दिलाकर एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी दी। बदले में उन हिंदुस्तानियों ने उस महान साम्राज्य को अपनाया और अपने दिल के साथ साथ हिंदुस्तान भी उस महान व्यक्ति के नाम कर दिया जिसने उस साम्राज्य में रहकर इस वतन की खिदमत की, और उनका नाम था द ग्रेट जवाहरलाल नेहरू, और उस साम्राज्य का नाम था द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 24 अगस्त 1608 ये वो साल था जब एक छोटी सी कंपनी ने व्यापार करने के लिए पहली बार हिंदुस्तान में अपने कदम रखे थे। ये वही कंपनी थी जो थोड़े से मुनाफे के लिए हमारे इस हिंदुस्तान में आई थी, लेकिन देखते ही देखते उस कंपनी ने इस हिंदुस्तान पर 200 साल से ज़्यादा राज किया, और उस कंपनी का नाम था द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी ने अपनी शुरुआत हिंदुस्तान में व्यापार करके की, लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी इतनी बड़ी होती गई कि इसने इस देश में अपना खुद का एम्पायर बना लिया, और हम हिंदुस्तानियों को पता ही नहीं चला कि कब हम इसके गुलाम बन गए। और उस 200 साल की हुकूमत में ब्रिटिशर्स ने हम पर हर तरीके से जुल्म किए। इन जालिम ब्रिटिशर्स की हुकूमत में हर जगह सिर्फ खून ही खून था, अंधेरा ही अंधेरा था। सूरज की कोई किरण ही नहीं थी, कोई नहीं था जो इन अंग्रेज़ों के जुल्म से हमें बचा सके। थे तो सिर्फ ब्रिटिशर्स जो हमारे ही देश पर कब्जा करके हमसे टैक्स वसूल कर रहे थे और अपने फ़ायदे के लिए एक हिंदू भाई को मुस्लिम भाई से लड़वा रहे थे। और जिस हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, इन लालची अंग्रेज़ों ने उसे अंदर से पूरा खोखला कर दिया था। इन फिरंगियों ने हिंदुस्तान की जड़ों को अंदर से एकदम कमज़ोर कर दिया था। वो वक्त ऐसा था कि जब हिंदुस्तानियों की उम्मीदों ने अपना दम तोड़ दिया था। आज़ाद होना तो बहुत दूर की बात है, उस वक्त कोई आज़ादी का सोच भी नहीं सकता था। हर हिंदुस्तानी इतना मायूस हो गया था कि उनको लगता था कि अब अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता ही नहीं है। अंग्रेज़ों ने जो साम्राज्य झूठ और फ़रेब की बुनियाद पर बनाया था वो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि कोई उस साम्राज्य पर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। लेकिन कोई भी साम्राज्य कितना भी बड़ा हो जाए, उसका डाउनफॉल कभी ना कभी ज़रूर आता है। लेकिन उस वक्त हर अंग्रेज़ को लगता था कि अब उनकी इस हुकूमत का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। उनको लगता था कि वो जैसे हिंदुस्तानियों के भगवान हैं जो जब चाहे जिसे चाहे मार दें और जिसे चाहे जीवन दान दे दें। उस वक्त हिंदुस्तानियों को उम्मीद की कोई किरण तो दूर की बात, कोई चिंगारी भी नज़र नहीं आ रही थी। जब हर फिरंगी अपनी बादशाहत के घमंड में गुम था, तब एक छोटी सी चिंगारी ने जन्म लिया। वो एक छोटी सी चिंगारी जिसने पहले अपने दिल में आज़ादी की आग जलाई और फिर उसी आग ने सालों बाद हर अंग्रेज़ को अपने लपेटे में ले लिया। उस चिंगारी का जन्म 29 मार्च 1857 में एक ऐसे हिंदुस्तानी के दिल में हुआ था जब उसने ब्रिटिश आर्मी के 2 सीनियर कर्नल को अपनी राइफल से गोली मार दी थी। गोली मारते ही उस हिंदुस्तानी को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी देकर शहीद कर दिया गया। इस वारदात की खबर पूरे हिंदुस्तान में एक वायरस की तरह फैल गई। हर कोई जिस उम्मीद की किरण का इंतज़ार कर रहा था, ये वही किरण थी। हर शख्स उस बहादुर शहीद के बारे में ही बात करने लगा। हर हिंदुस्तानी उस शहीद की कुर्बानी के बारे में सुनकर पुरजोश हो गया और हिंदुस्तान में पहली बार आज़ादी की सरगोशियाँ सुनाई दी। और इसकी वजह सिर्फ वो शहीद ही थे, और उन शहीद का नाम था शहीद मंगल पांडे। मंगल पांडे आज़ादी की चिंगारी जलाते हुए शहीद हुए, लेकिन उस चिंगारी को दहकती हुई आग बनने में कई साल लग गए और कई हिंदुस्तानी शहीद हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हम आज़ाद ना हो पाए।
लेकिन सन 1920 के करीब इस आज़ादी की लड़ाई ने दिलचस्प मोड़ लिया जब महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देना शुरू किया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफ़ी सारे मूवमेंट्स स्टार्ट किए, जैसे कि चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। और फिर 1920 में गांधी जी ने एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें एक बहुत बड़े महान व्यक्ति ने उनका साथ दिया। वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और वो महान व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। जब जवाहरलाल नेहरू आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए तो हर हिंदुस्तानी और ज़्यादा पुरजोश हो गया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू एक बहुत हाईली एजुकेटेड आदमी थे जो कि अंग्रेज़ों की कमज़ोरियों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे। जवाहरलाल नेहरू के आते ही और भी सैकड़ों लोग आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने लगे। यह मंजर हिंदुस्तानियों के लिए पुरउम्मीद और ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक था। उसके बाद लाखों हिंदुस्तानियों ने आज़ादी की इस आवाज़ को बुलंद रखा। सैकड़ों शहीदों ने इस मिट्टी को अपने खून की कुर्बानी दी। हज़ारों लोगों ने अपनी जवानी इस पाक सरजमीन को आज़ाद कराने पर लुटा दी। तब जाकर सन 1920 के ठीक 27 साल बाद हमारे इस मुल्क में आज़ादी का सूरज निकला और अंग्रेज़ों का वो साम्राज्य जो जुल्म की बुनियाद पर टिका था वो निस्तो नाबूद हो गया। और जवाहरलाल नेहरू ने एक नए साम्राज्य की स्थापना की जिसमें ना तो कोई बादशाह था, ना कोई बादशाहत, ना कोई राजा था, ना उसका कोई साम्राज्य, और ना कोई सुल्तान था और ना ही कोई उसकी सल्तनत। थे तो सिर्फ लोग, वो लोग जिनको वोट करने की और अपने लीडर को चुनने की पावर दी गई, जिसकी वजह से हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन गया। हिंदुस्तान के पहले इलेक्शन में जवाहरलाल नेहरू ने जीत हासिल की और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू ने ये जीत किसी तलवार या बंदूक के जोर पर नहीं, किसी जुल्म की बुनियाद पर नहीं, बल्कि हिंदुस्तानियों की मर्जी से और उनके दिलों को जीत कर हासिल की थी। इस जीत के बाद जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान की कमान संभाली। जिस पॉलिटिकल पार्टी की जीत हुई थी वो मात्र एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनने वाली थी। एक ऐसा साम्राज्य जो जुल्म और सितम से पाक हो, जो झूठ और मक्कारी से पाक हो, जो भूख और गरीबी से पाक हो। और उस साम्राज्य का नाम था द ग्रेट इंडियन नेशनल कांग्रेस। जिस डेमोक्रेटिक साम्राज्य की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, कुछ सालों बाद वो इतना खुशहाल हो गया था कि लोग हर बार इलेक्शन में कांग्रेस को ही चुनते थे। हर कोई खुश था। हिंदुस्तान का विकास दिन ब दिन काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। धीरे धीरे करके हिंदुस्तान अपनी जड़ों को मजबूत बनाने लगा था। जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी अपनी बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने भी इस देश के विकास पर भरपूर काम किया। यहाँ तक कि आज़ादी के लगभग 30 सालों तक कांग्रेस ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। बट कोई भी साम्राज्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसका विनाश खुद उसके लोगों के हाथों से ही होता है। इतने साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के बाद कांग्रेस को और उसके लोगों को लगने लगा कि अब हमेशा हमारा ही राज रहेगा हिंदुस्तान पर। किसी अपोजिशन के अंदर हमसे मुकाबला करने की ना तो हिम्मत है और ना ही ताकत। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ताकत किसी पार्टी के हाथ में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के लोगों के हाथ में थी। 30 साल हुकूमत करने के बाद कांग्रेस का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। कांग्रेस लीडर सिर्फ अपनी कुर्सी से ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तानियों के दिलों से भी उतरते जा रहे थे। वजह सिर्फ एक, उसके अपने लोग। असल में साल 1969 से पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था और उस वक्त इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी में काफ़ी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई। 1969 के कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट ने इंदिरा गांधी को पार्टी के कुछ रूल्स तोड़ने की वजह से पार्टी से ही निकाल दिया। तब इंदिरा गांधी ने एक और पार्टी की स्थापना की जिसका नाम कांग्रेस आर रखा गया। और फिर आया साल 1971 के इलेक्शंस, जिसमें इंदिरा गांधी को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। लेकिन फिर उसी साल बांग्लादेश को बचाने के लिए इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जंग में उतर गया और हिंदुस्तान वो जंग जीत भी गया और इंदिरा गांधी को माँ दुर्गा कहा जाने लगा। लेकिन उस वक्त बांग्लादेश के रेफ्यूजीज 1 करोड़ से ज़्यादा थे। उन सबको अब इंडिया ही संभाल रहा था। लेकिन फिर अचानक सूखा पड़ने की वजह से खाने की कमी पड़ना शुरू हो गई। महंगाई बढ़ने लगी, बेरोजगारी आसमान छूने लगी, पेट्रोल और डीजल के प्राइस में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई। ये सब चल ही रहा था कि करप्शन ने भी हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेर लिया। बांग्लादेश के साथ साथ हिंदुस्तान भी बहुत मुश्किल में आ गया था। हिंदुस्तान ऐसा देश जो पिछले कुछ सालों में बहुत खुशहाल था, ऐसा लग रहा था कि अब इसे कोई नहीं बचा सकता। हर कोई इंदिरा गांधी को इन सब प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार ठहराने लगा। इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से गुजरात और बिहार में लाखों स्टूडेंट्स ने मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए। पूरे हिंदुस्तान में एंटी इंदिरा मूवमेंट स्टार्ट हो गए। हर कोई बस इंदिरा गांधी से रेजिग्नेशन मांगने लगा। ये वक्त इंदिरा गांधी का ही नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी का भी सबसे बुरा वक्त था। बट
अभी इससे भी ज़्यादा बुरा वक्त आने वाला था। 12 जून 1975 ये वो दिन था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को गलत तरीके से 1971 के इलेक्शन जीतने की वजह से दोषी ठहराया। इस दिन के बाद इंदिरा गांधी को अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी खोने का डर सताने लगा। इस डर में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी और अपने खिलाफ खड़े होने वाले सभी पॉलिटिशियंस को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इमरजेंसी अपने आप में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पर एक बहुत बड़ा धब्बा था। इमरजेंसी लगभग 21 महीनों तक चली। इस 21 महीनों की इमरजेंसी में ना तो कोई लॉ था, ना कोई ऑर्डर थी, तो सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी और उनका कानून। मार्च 1977 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाई और इलेक्शंस कराए गए, तब कांग्रेस को इतिहास की सबसे बुरी हार देखने को मिली और इलेक्शन के बाद जनता पार्टी पावर में आई। पावर में आते ही जनता पार्टी इंदिरा गांधी के पीछे लग गई, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी को जेल तक जाना पड़ा। ये एक ऐसा वक्त था जब कांग्रेस के हर मेंबर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को भी यही लग रहा था कि अब कांग्रेस का वक्त खत्म, अब उस बड़े साम्राज्य का वक्त खत्म जिसे बड़ा बनाने में खुद जवाहरलाल नेहरू और गांधी जैसे लोगों के नाम शामिल थे। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। इंदिरा गांधी अकेली ऐसी औरत थी पार्टी में जिसने कभी हार नहीं मानी। अपनी पुरानी गलतियों से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा और वो मुकाबले में खड़ी रही। उनको सिर्फ इंतज़ार था, इंतज़ार एक मौके का। वो मौका इंदिरा गांधी को साल 1980 में मिला, जब जनता पार्टी के अपने ही लोगों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से दोबारा इलेक्शंस हुए, जिसके चलते इंदिरा गांधी 1980 इलेक्शंस में जीत गई और दोबारा से पावर में आ गई और हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनी और शान से हिंदुस्तान पर हुकूमत की और हिंदुस्तान की तरक्की पर भरपूर काम किया। लेकिन इसी दौरान इंदिरा गांधी ने एक और बड़ी गलती कर दी, वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये ऑपरेशन सिख मिलिटेंट जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले और उनके साथियों को पकड़ने के लिए था, जिसमें इंदिरा गांधी के ऑर्डर्स पर इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल पर हमला बोल दिया। वो गोल्डन टेम्पल जो सिख कम्युनिटी के लिए सबसे पवित्र जगह थी, और इस ऑपरेशन की वजह से 400 से ज़्यादा लोगों की जानें भी गईं, जिसकी वजह से 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के अपने ही बॉडीगार्ड ने उन्हें गोली मार दी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में दंगे शुरू हो गए, जिसमें गवर्नमेंट के हिसाब से 3000 से ज़्यादा सिख मारे गए। लेकिन दूसरे सोर्सेज का ये भी कहना था कि लगभग 8000 से 17000 लोगों की जानें गई थी। लेकिन उन लोगों की मृत्यु के जिम्मेदार सिर्फ वही लोग थे जिन्होंने इन दंगों की आग को भड़काया था। उन दंगों के पीछे काफ़ी सारे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स शामिल थे। इंदिरा गांधी की उस गलती का फ़ायदा उनके अपोजिशन ने उठाया, लेकिन इंदिरा गांधी की पूरी ज़िंदगी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। वो इंदिरा गांधी ही थी जिसने इंडिया के एटम बॉम्ब बनाने पर जोर दिया और इंडिया को एक एटॉमिक पावर बना दिया। इंदिरा गांधी ने कितनी भी गलतियां क्यों ना की हों, उन्होंने कभी कुर्सी और पावर के लालच में धर्म का इस्तेमाल नहीं किया। इंदिरा गांधी ने इस देश को तो मजबूत बनाया ही, साथ में वो कांग्रेस पार्टी को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना के गई। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 में दोबारा से इलेक्शंस हुए और उसमें इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी भारी वोट से जीतकर प्रधानमंत्री बन गए। राजीव गांधी ने भी अपने वक्त पर हिंदुस्तान में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स करे, काफ़ी सारी फॉरेन पॉलिसीज़ लेके आए, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी की और इन सब चीज़ों से देश को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी 1989 के इलेक्शंस में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह थी करप्शन। उस वक्त कांग्रेस के काफ़ी सारे लीडर्स पर करप्शन के आरोप लगाए गए, जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी का कांग्रेस पर से विश्वास उठ गया और जनता दल को इलेक्शन में जीत मिल गई। लेकिन 2 साल पावर में रहने के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से 1991 में दोबारा इलेक्शन कराए गए और इस इलेक्शन में कांग्रेस को काफ़ी बड़ी जीत मिली। लेकिन अफसोस, इस जीत को देखने के लिए राजीव गांधी मौजूद नहीं थे, क्योंकि उसी साल राजीव गांधी को भी मई के महीने में एक बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिया गया था। इस खबर ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। लेकिन जीत मिलने के बाद पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव का ये दौर हिंदुस्तान के लिए एक सुनहरा दौर बनने वाला था, क्योंकि उस वक्त मनमोहन सिंह देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने। मनमोहन सिंह का 1991 का बजट इतिहास का सबसे अच्छा और बेहतरीन बजट माना जाने लगा। मनमोहन सिंह ने काफ़ी सारी लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ निकाली, काफ़ी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को रिड्यूस किया और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को काफ़ी प्रमोट किया, जिससे सालों बाद काफ़ी सारी कंपनीज़ ने इंडिया में इन्वेस्ट किया। इंडियन बिजनेसेस भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुए। वो मनमोहन सिंह ही थे जिनकी वजह से कुछ सालों बाद
हिंदुस्तान ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी, लेकिन इसके बावजूद भी 1996 के इलेक्शंस में कांग्रेस को फिर से हार का सामना करना पड़ा। और यह हार ऐसी हार थी जिससे उभरने में कांग्रेस को सालों लग गए। इस हार की वजह वही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे जो मनमोहन सिंह लेके आए थे। लोगों को लगा कि ये सब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देश बर्बाद कर देंगे, लेकिन मनमोहन सिंह एक दूरअंदेश आदमी थे। उनके लाए हुए उन सारे रिफॉर्म्स ने इस पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को एक सुनहरे सूरज की तरह पेश किया। 1996 की हार की और भी कई सारी वजह थी, जिसमें से एक सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार थी। भ्रष्टाचार एक ऐसा जहर है जो एक पॉलिटिकल पार्टी तो क्या, पूरे देश को बर्बाद करने का दम रखता है। पिछले कई सालों में कांग्रेस ने काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन सब से ये बखूबी लड़े और कभी भी अपने घुटने किसी के आगे नहीं टेके। लेकिन 1996 के इलेक्शंस की हार के बाद कांग्रेस ने इस देश को एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में सौंप दिया जो अपनी जीत के लिए जात और धर्म का इस्तेमाल करके देश को दो हिस्सों में बांट कर रख देते हैं। 1996 के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। 1996 के इलेक्शंस के बाद हर हिंदुस्तानी को लग रहा था कि अब कांग्रेस का वक्त ख़त्म, अब कभी कांग्रेस पावर में नहीं आ सकती, और ऐसा ही हुआ। 1996 और 2004 के बीच सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ही पावर में रहे। 2004 तक कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 1991 में मनमोहन सिंह कांग्रेस में रहते हुए जितनी भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए थे उन सब का भरपूर फ़ायदा हुआ था, और पिछले 10 सालों में उन पॉलिसीज़ की वजह से हिंदुस्तान ने काफ़ी तरक्की करी। इसी के चलते कांग्रेस की कमान मनमोहन सिंह ने संभाली, और उन्हीं की बदौलत 2004 के इलेक्शंस में कांग्रेस को जीत देखना नसीब हुई। प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर रहकर मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान की जड़ों को मजबूत बनाया, हिंदुस्तान के लिए और उसकी तरक्की के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। इसकी वजह से हिंदुस्तानियों ने 2009 इलेक्शंस में भी कांग्रेस को ही सपोर्ट किया और वो दोबारा पावर में आ गए। लेकिन 2009 में जीतने के बाद लोगों को मनमोहन सिंह से और भी ज़्यादा उम्मीदें होने लगी थी, लेकिन लोग जितनी उम्मीदें लगाए बैठे थे उसका उल्टा ही हुआ। 2009 से 2014 के बीच इंडियन इकॉनमी की ग्रोथ स्लो होने लगी थी, जिससे लोगों के लाइवलीहुड पर गहरा असर पड़ा। इसके अलावा कांग्रेस के काफ़ी सारे मेंबर्स पर करप्शन के इल्ज़ाम बार बार लगते रहे, और इसका सीधा असर कांग्रेस पार्टी पर पड़ा, और लोगों का कांग्रेस पर से विश्वास धीरे धीरे करके दोबारा उठने लगा। और जब 2014 के इलेक्शंस आए तो उसमें कांग्रेस को एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 2014 के इलेक्शंस में लोगों ने बदलाव देखने के लिए बीजेपी को जिताया, लेकिन बीजेपी की जीत के पीछे और कांग्रेस की हार के पीछे एक और बड़ी वजह थी। वो वजह थी नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंदर काफ़ी सारी कैंपेन चलाई। नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलीज में उन वोटर्स को टारगेट किया जो देश में बदलाव चाहते थे, देश को करप्शन से, बेरोजगारी से, गरीबी से, बल्कि ओवरऑल कांग्रेस से मुक्त करना चाहते थे। वो करोड़ों बेबस और लाचार वोटर्स भी क्या कर सकते थे। उन करोड़ों हिंदुस्तानियों को लगा कि ये बीजेपी हमारी तकदीर का सूरज बन सकती है, ये हमारे दुखों को ख़त्म कर सकती है, हमें एक अच्छा रोज़गार दे सकती है। उन सब उम्मीदों के साथ उन नादान हिंदुस्तानियों ने इस देश की कमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथ में सौंप दी। जहां कांग्रेस का सूरज अस्त हो रहा था, वहां बीजेपी का एक नया सूरज उदय हो रहा था, और वहां से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की एक नई कहानी। इस पूरी ऐतिहासिक जर्नी में हमने देखा कि कांग्रेस को इतिहास में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। कैसे कांग्रेस ने आज़ादी के बाद अपना वजूद बनाया और कैसे उस महान साम्राज्य का डाउनफॉल शुरू हुआ। लेकिन इस पूरी कहानी में हमने एक ऐसी शख्सियत को छोड़ दिया जिस पर कांग्रेस का और उसके लोगों का वर्तमान निर्भर करता है। वो शख्स जिसे कांग्रेस जैसा विशाल साम्राज्य विरासत में मिला। वो शख्स बहुत खास होते हुए भी आम लोगों के दिलों में बसता है। वो शख्स जो रूलिंग पार्टी को बिना खौफ के चैलेंज करता है और इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की हिफाजत करता है। ये वो शख्स है जिसके पूर्वजों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, जिसके पूर्वजों ने इस देश की मिट्टी को अपने खून से सींचा। हालांकि उनके पूर्वजों ने काफ़ी सारी गलतियां भी की, लेकिन उन गलतियों से सीख हासिल की। वो हैं इंदिरा गांधी के प्रिय पोते और राजीव गांधी के प्रिय पुत्र राहुल गांधी। 2004 ये वो साल था जब कांग्रेस को दो बड़ी चीज़ें मिली। 2004 में कांग्रेस को इलेक्शंस में बड़ी जीत हासिल हुई, लेकिन ये साल इसलिए भी ऐतिहासिक था क्योंकि इसी साल राहुल गांधी ने पूरी तरह पॉलिटिक्स ज्वाइन किया।
उस वक्त अपोजिशन के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान ने राहुल गांधी को अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन कुछ सालों बाद राहुल गांधी ने सबको गलत साबित करके दिखाया। हिंदुस्तान, जो कि एक मेजरली यंग जनरेशन की कंट्री है, 2004 में जीतने के बाद राहुल गांधी ने यूथ एम्पावरमेंट पर भरपूर काम किया और 2004 से 14 के बीच पार्टी कैंपेन्स में एक्टिवली पार्ट लिया और अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई। फार्मर्स के खिलाफ अत्याचार पर राहुल गांधी ने जमकर काम किया, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए काफ़ी जद्दोजहद की। लेकिन जब 2014 में कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा, तब राहुल गांधी ने उस हार के मेन रीजंस को डीपली एनालाइज किया, जिसमें नंबर 1 रीज़न था करप्शन और दूसरा रीज़न था द फेस ऑफ मोदी। नरेंद्र मोदी ने अपने आप को सिर्फ एक मिनिस्टर की तरह नहीं बल्कि एक ब्रांड की तरह प्रमोट किया और अपने ब्रांड को बीजेपी का फेस बनाया। राहुल गांधी ने कांग्रेस के साथ साथ रूलिंग पार्टी को भी डीपली एनालाइज किया और सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस में से करप्शन खत्म करने के लिए बहुत सारे सख्त कदम उठाए और काफ़ी सारी एंटी करप्शन कैंपेन्स चलाई और कांग्रेस को करप्शन फ्री करने की पूरी कोशिश की। साथ में कांग्रेस को एक ट्रस्टवर्दी पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए राहुल गांधी ने अपना खून पसीना एक कर दिया। कांग्रेस लीडरशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए अपने आप को कांग्रेस का फेस बनाया और हिंदुस्तान के हर गांव में, हर शहर में जाकर लोगों की समस्याओं को समझा, उनसे वोट नहीं बल्कि उनका प्यार मांगा। लगभग हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर कैंपेन्स की और हिंदुस्तानियों का कांग्रेस पर ट्रस्ट बनाने की पूरी कोशिश की। रूलिंग पार्टी की गलतियों पर हमेशा बिना डरे सवाल उठाया, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो या जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। उस हर चीज़ को राहुल गांधी ने रोकने की कोशिश की, जिससे हिंदुस्तान की इकॉनमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और इस सब के बाद आए 2019 के इलेक्शंस। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी प्यार नफरत से हार जाता है, और ऐसा ही हुआ। 2019 में इस देश को मज़हब के नाम पर बांटने वालों की जीत हुई और कांग्रेस एक बार फिर से हार गई। वो हार सिर्फ कांग्रेस की नहीं थी बल्कि उन महान लोगों की भी थी जिन्होंने इस देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से बचाया। वो अंग्रेज़ जो डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल करके हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाते थे। लेकिन 2019 में ये देश फिर से ऐसे ही हाथों में आ पहुंचा था। हार उन लोगों की भी हुई थी जिन्होंने इस देश को एक साथ करने के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए थे। हार मेरी और आप सब की और हर हिंदुस्तानी की हुई थी जो अनजाने में अपने ही हिंदुस्तानी भाई को दुश्मन समझ बैठा। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ आरंभ होता है एक नई कहानी का। कहानी उस इंसान की जो योद्धा की तरह कई बार हारने के बावजूद भी दुश्मनों के आगे डटा रहा, किसी जीत की लालच या पावर की लालच में नहीं, बल्कि उस अजीम मुल्क हिंदुस्तान की खातिर जिसे उसके पूर्वजों के साथ साथ सैकड़ों शहीदों ने बचाया। उस कांग्रेस की खातिर जिसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने अपने हाथों से बड़ा और अजीम बनाया। और उस योद्धा का नाम है राहुल गांधी। पावर एक ऐसी चीज़ जिसे पाने के लिए इंसान मौत तक को गले लगा सकता है और किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन पावर और कुर्सी किसी की वफादार नहीं होती। ये हमेशा अपना मालिक बदलती रहती है। उन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगता है कि पावर उनके हाथ में है और उससे वो जब चाहे हम हिंदुस्तानियों पर हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन असल में तो पावर हम हिंदुस्तानियों के पास है। हम हिंदुस्तानी जो अपने आप को कमज़ोर, लाचार समझते हैं, वो हम ही हैं जो जब चाहे रातों रात किसी की भी सरकार गिरा सकते हैं, जब चाहे जिससे चाहे पावर वापस ले सकते हैं, सिर्फ एक बटन का इस्तेमाल करके। हाँ, वही बटन जिसके लिए ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ इतनी मिन्नतें करती हैं, यहाँ तक कि हमारे आगे गिड़गिड़ाती हैं। लेकिन हम आखिर किसे वोट दें? हाँ, उन लोगों को जो इलेक्शन से पहले झूठे वादे करते हैं। हम हिंदुस्तानियों को लालच देने की कोशिश करते हैं, हमें बेवकूफ़ समझने की गलती करते हैं। आखिर किसे बनाए इस विशाल देश का हुक्मरान? उन लोगों को जो पावर हासिल करने के लिए एक हिंदू भाई को एक उसके मुस्लिम भाई से लड़ाते हैं, या उन्हें वोट दें जो करप्शन से घिरे हुए हैं? ये आपको किसी और से नहीं, अपने आप से और अपने दिल से पूछना है। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम हिंदुस्तानी जब तक एक साथ हैं और एकजुट हैं, तब तक हम हर तरीके की परेशानी को झेल सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान हमारे भाइयों को धर्म के नाम पर अलग करने की कोशिश करेगा, हमें बांटने की कोशिश करेगा, तो ना हुक्म चलाने के लिए उसकी कुर्सी बचेगी और ना ही वो जिंदा बचेगा। जय हिंद।